पॉइंट नंबर वन, आज का शिपाल जो मुझे याद दिलाने वाले हैं और वो दिला ही दिया है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपके स्ट्रेसर जो है उसका लिस्ट बनाइए और फिर उसको प्रायोरिटाइज करके 1 2 3 करके आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो नए दोस्त आज जुड़े हैं सभी का स्वागत करता हूं। ये श्रृंखला कल से ही शुरू हुई है और कल केवल दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। स्ट्रेस क्या है और हम इसके साथ कैसे जुड़े हैं। कल एपिसोड समाप्त होते होते मल्टीटास्किंग की बात थी और मनन क्लोकनर देशमा से थे। उन्होंने कहा कि मल्टीटास्किंग कॉर्पोरेट में बहुत होता है, उसका क्या करें। तो उसी के कनेक्शन में मैंने आज आपको शिवमणि जी को सुनाया। The night's enchantment continued as the internationally acclaimed percussionist Ananda Shivamani took the stage, leading the crowd on a hypnotic journey of sound, rhythm and texture.
आप देख सकते हैं कि शिवमणि जी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर प्ले कर रहे थे। कल मैंने जो जवाब दिया था, मल्टीटास्किंग हकीकत में होता नहीं है। मल्टीटास्किंग केवल वन टास्क एट ए टाइम इन ए सीरीज, इन ए सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड कनेक्शन। तो लगता है केवल कि मैं मल्टीटास्क कर रहा हूं। सेकंड थिंग, शिवमणि जी को इंटेंशनली इसीलिए सुनाया कि उन्होंने कोई ऐसी रिदम इसमें से निकाली कि ऑडियंस नाचने लगा। आपने ये भी देखा होगा, बिना कुछ सूचना दिए ऑडियंस भी फॉलो करने लगी बीट्स को, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो। इतने अलग अलग स्वर को निकालना है तो कितना पेशेंस, कितना प्रेजेंस, कितना पीस ऑफ माइंड चाहिए। पेशेंस, प्रेजेंस, पीस। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, मैं उसको ऐसे ठोकूंगा तो यही आवाज निकलेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पेशेंस, सर्टेनिटी। कोई अनिश्चितता नहीं है, निश्चितता पक्की। देन प्रेजेंस ऑफ माइंड। अभी कुछ बीट को छोड़ के नए इंस्ट्रूमेंट पर जाना है तो वेरी राइट टाइम इसको बजाना पड़ेगा, तभी जाके इफेक्ट आएगी, नहीं तो सुर में से, ताल में से निकल जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड इतने आवाज के बीच में अगर एब्सोल्युटली पीसफुलनेस नहीं है तो कौन से कहां से करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कब शिफ्ट करेंगे, कितनी स्मूथली शिफ्ट करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। व्यक्ति स्वयं नाच रहा था। दोस्तों, मेरी तो शिवमणि जी से एक ही बार भेंट हुई और वो मेरे लिए पहला परिचय था। हम लोग काठमांडू में मिले तो एक दूसरे का परिचय कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं शिवमणि, तो मैंने कहा मैं सुरेश पटेल। उसके पहले मुझे शिवमणि कौन सी व्यक्ति है, कैसे म्यूजिशियन है, ऐसा मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो मुझे लगा कि चलो भाई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बहुत सारे लोग आए हैं, उसमें एक यात्री की ये भी है। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो अभी कपड़े पहने हैं वैसे ना पहने ने तो शिवमणि जी आपको मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। ये टिपिकल आइडेंटिटी इन्होंने क्रिएट की है माथे पर बांध के, कभी लाल, कभी सफेद, कभी येलो, राइट, वो टिपिकल ड्रेस कोड। एनीवे, फिर शाम को हमारी कॉमन मीटिंग हुई और एक ड्रम पर उन्होंने कुछ बजाया। तो मेरे साथी जो कह रहे थे कि कितने विनम्र है, ये तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या? बाद में शायद मुझे लगता है 2011-12 में, मैं तो 2009 में मानसरोवर गया था, तो 2-3 साल के बाद कभी किसी ने शिवमणि का कुछ जिक्र किया और कुछ वीडियो दिखाया, तब मालूम पड़ा कि अच्छा ये व्यक्ति है। अभी आप में से किसी ने फीडबैक दिया, आपको वो पसंद नहीं आया, ये अपने आप में एक जवाब है। घटनाएं घटती है, आप उसका कुछ न कुछ इंटरप्रिटेशन कर लेते हो। तो इसमें आगे जाने से पहले हम होमवर्क याद दिला देते हैं। तो मैं श्रीपाल सबको याद दिला दूं, सबको अपने अपने होमवर्क में से केवल 1 2 3 कहना है। तो सबसे पहले कौन शेयर करने वाला है? स्ट्रेसर्स। नए दोस्तों को बता दूं, होमवर्क ये था कि आपको स्ट्रेस कहां से मिलता है, लिस्ट बनाओ और पहला, दूसरा और तीसरा बता दो। ये मैंने रिपीटेडली आपको कह दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। यस श्रीपाल। Sir, I analyzed and I got two points where I get stress. Okay. One is insults. Yeah, one is insults. Insults. Okay, good. That's one thing. And second thing is because of fight with the family members who are very close. Fight with the family members. Yes, these are the only two way which can excite me, which can trouble me, which can cause me some problem. Otherwise, I'm very cool. But even I hope you are not physically fighting. No. नहीं तो there will be bigger issue. But so number one is insult, second is fight. I mean yes. Conflict. Let's consider a conflict. Family yes. Conflict. Then and that too, only with very dear one, I would specify only 2 people. One is my wife and one is my brother. That's all. Okay, good. And there is no third? No third. Sir, I'm absolutely sure there is no third. Okay, तो या देव सर्वभूतेषु श्रीपाल नामे संस्थिता. Okay, good. Who else? Homework. Nitin. Then Abhishek.
तैयार रहेंगे? ફર્સ્ટ વન, નેગેટિવ પર્સનાલિટી ઓફ મેમ્બર્સ, જે અમુક ટાઈમે મને સામે મળી જાય એટલે હું ખબર જ પડી, એક બે વાક્ય બોલે એટલે ખબર પડે કે આ ભાઈ નેગેટિવ ફ્રેમથી જ વાત કરે છે, એટલે મને આમ જમતમ થવા માંડે અંદરથી, તો શું કરું કે ના કરું. સેકન્ડ, બિઝનેસ પર્સન કે જે મારા જોડે મારા કલીગ છે અને એ સીધી લીટીમાં વાત ના કરે, ફરી ફરીને વાત કરે, એટલે હું કહું ચોરસ વાત કરે એટલે ખૂણો પકડાય, ગોળ ગોળ ના ફેરવી છે એમ બસ. ત્યારે હું બહુ સ્ટ્રેસ થયો. What a metaphor, man. देखो, केवल पार्टिसिपेशन से आपका स्ट्रेस तो दूर हो ही जाएगा. हाँ, definitely. स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक आए या ना आए, पार्टिसिपेटिंग इटसेल्फ इज स्ट्रेस रिलीविंग. ત્રીજો મુદ્દો કે જે લોકો મારા સરાઉન્ડિંગ, મારા ફેમિલી, કલીગ્સ, એ લોકો જ્યારે સેલ્ફ સેન્ટર વાત કરે ને, સેલ્ફ સેન્ટર વાત કરે એટલે મને તરત ટ્રિગર થઈ જાય. ઓકે, સેલ્ફ સેન્ટર, નેગેટિવ થોટ્સ, પર્સનાલિટી અને गोल गोल फेवरेट આપણે એક લાइन. गुड. और कौन कहना चाहता है? वन मोर होमवर्क एंड देन विल गो. अभिषेक. यस. एक काल्पनिक भय जो होता है, इमेजिनरी फियर, वो एक बहुत रियल चीज है जो काफी मैं फेस करता हूँ अपनी लाइफ में. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा जनरली होता नहीं है. तो ठीक है. 3 में से पहला पॉइंट काल्पनिक भय. और सर, कॉर्पोरेट्स के अंदर एक टर्न अराउंड टाइम और टारगेट्स को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, जिस वजह से डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, वो काफी हद तक बढ़ जाता है. डेडलाइन. जी सर, ये 2 पॉइंट है सर. ठीक है, चलो, गुड. अभी राखी बहन को लेना पड़ेगा क्योंकि अभी या देवी बोला और बेबी उन्होंने हाथ कर दिया ऊपर. बोलो देवी. नहीं सर, सिंस आई हैव लेफ्ट माय प्रैक्टिस बट आई वुड लाइक टू शेयर कि जो सबसे बड़ा स्ट्रेस रीजंस होते थे स्ट्रेसर्स के सर, वो टाइमलाइंस मीट करने का होता था, और टाइमलाइंस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था और बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी उसकी, मतलब इवन परफेक्शन, प्लानिंग और सब कुछ हो, फिर भी डिपेंडेंस ऑन अदर्स, दैट वाज अ थिंग कि वो थोड़ा स्मूथ रहे. तो बट आई हैव पेड द प्राइस फॉर दैट आल्सो, बट स्टिल. ठीक है, बढ़िया. तो दोस्तों, आपने इतने शेयरिंग में से कुछ चीजें आपके अंदर पकड़ में आई होगी. कल के साथ बात को मिला दे. कल जो बात हुई थी कि विदाउट स्ट्रेस तो हम अपनी जगह से मुंडी भी नहीं हिलाएंगे. तो स्ट्रेस तो परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक है, पर वो जो अच्छे परफॉर्मेंस की ओर ले जाए या निर्धारित परफॉर्मेंस की डायरेक्शन में हमें मूव करे, उसको कहेंगे यू स्ट्रेस. वो मूव करते करते ऐसा ना मूव कर दे कि हम वापस वहां पहुंच ही ना पाए, फिर से उस परफॉर्मेंस को करने के लिए काबिल रहे. अगर ऐसा हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल तो है डिस्ट्रेस. फिजिक्स में ऐसा कहा गया कि जब बाहर से कोई दबाव आता है तो पदार्थ को मूव करना है. तो पदार्थ जो परफॉर्मेंस करता है, इसके लिए बाहर का दबाव जिम्मेदार है. तो सीधा सीधा बाहर के दबाव का जो भी इफेक्ट हुआ वो है स्ट्रेस. अब मैं आपको बढ़िया एनालॉजी समझाता हूं. एक लकड़े का टुकड़ा ले लीजिए, उसको धक्का दीजिए, तो जिस डायरेक्शन में आप धक्का दे रहे हो उस डायरेक्शन में वो आगे जाएगा. अब तक कोई स्ट्रेस नहीं है, केवल मूवमेंट है. पर अब आप ऐसा कीजिए, एक डायरेक्शन में धक्का दीजिए, दूसरे परिवार के किसी व्यक्ति को बुला के उसको कहे तुम दूसरे डायरेक्शन में इसको धक्का दो, तीसरे को बोलो कि तुम तीसरी डायरेक्शन में इसको खींचो. अब जो लकड़े के अंदर होगा उसको कहते हैं स्ट्रेस. ओके, लकड़ा थोड़ा इसको अच्छी तरह सहन कर पाएगा धक्का और खींचाव में, लेकिन उसकी जगह मेटल ले लीजिए, और सॉफ्ट मेटल जैसे एल्यूमिनियम, तो वो काफी डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगा. ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पड़ा रहेगा इतने स्ट्रेस के बाद. तो अब आपको दिखेगा गुजराती में कूतरू खेचे गाम भणी, शियाल खेचे सीम भणी. आपका शरीर चूर चूर हो चुका है, रात के 8:30 बजे है, भूख लगी है, थकान लगी है, नींद भी आ रही है, लेकिन बॉस ने कहा है कुछ भी करो, आज ऑफिस छोड़ने से पहले मुझे ये रिपोर्ट चाहिए. शरीर कहता है घर जाओ,
मन भी कहता है घर जाओ, लेकिन बॉस की ऑर्डर के अनुरूप मन का दूसरा हिस्सा ऐसा कह रहा है कि तू अगर घर गया ना तो घर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है, कंसेक्वेंसेस ठीक नहीं है। तो आप खुद के साथ लड़ाई शुरू कर देते हो, ये है स्ट्रेस। तो दोस्तों फिजिक्स की फिनोमिनन में देखिए कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट को प्रेशर मिले तो थोड़ा मूव करेगा, जबकि हमारे मन की स्थिति तो है कि एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टी डायरेक्शन में से प्रेशर आ रहे हैं। घर को संभालने जाए तो बिजनेस चौपट, बिजनेस को संभालने जाते तो घर चौपट, दोनों को संभालने जाते हैं तो हेल्थ चौपट। देखिए जो लोग बहुत काम करते हैं, दोनों जगह संभालने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्थ पर टोल आ जाता है। अब घर में से प्रेशर ये है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ सामान चाहिए। अब सामान चाहिए तो इसके लिए तो पैसे बनाने पड़ेंगे, तो ज्यादा बाहर समय देना पड़ेगा। अब बाहर ज्यादा समय देते हैं, पैसे बनाते हैं, सामान ले आते हैं, घर में चिल्लाते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या। हो गया स्ट्रेस शुरू। अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए एक पुरुष अथवा एक स्त्री अथवा दोनों मिलके जो काम करते हैं, इवेंचुअली वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं मिलता। ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है। कुल मिला के 3 ही एलिमेंट है हम जिसको देखने वाले हैं। या तो सिचुएशन की डिमांड है, या सिचुएशन डिमोरलाइज करने वाली है, या फिजिकल डेंजर है। ये 3 के सिवा एक्सटर्नल कोई भी चीज नहीं है ऐसी जो आपको स्ट्रेस करे। देखिए कैटेगरिकली, आखिरी में बोला पहले बोल देता हूं, डेंजर जिसमें शरीर का मर जाने का डर है, वो हाईएस्ट लेवल का स्ट्रेस है। तो शरीर उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? इट विल यूज द केमिकल कॉल्ड एड्रीनालिन। हमारे शरीर में पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ऐसी मल्टीपल ग्लैंड्स है। उसमें से एड्रिनल में से एड्रीनालिन नामक एक केमिकल सीक्रेट होता है। दोस्तों मैं ये सब इसीलिए जानता हूं क्योंकि मैं बाय हॉबी माउंटेनियर हूं। जब स्टेप्स चढ़ते हैं और ये मालूम होता है कि एक गलत स्टेप और नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर गए तो अवश्य मर जाएंगे, उस स्थिति में हाईएस्ट लेवल का एड्रीनालिन सिक्रेशन होता है, और बेस्ट परफॉर्मेंस हो सके ऐसे पूरी सिस्टम तैयार हो जाती है शरीर की। इसको कहते हैं एड्रीनालिन किक। और जो स्किलफुल व्यक्ति है वो एड्रीनालिन किक की वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस कर देता है। दोस्तों जब डिमांड आती है, फिजिकल डिमांड, जिसको डेंजर के साथ मैंने जोड़ा है, वो तो समझ में आता है, पर ऑफिस में, घरों में जो डिमांडिंग स्थिति आती है जिसमें कोई शरीर मरने की खतरा नहीं है, लेकिन ऐसे लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए, तो शरीर क्या करेगा? एड्रीनालिन का सिक्रेशन करेगा। अब एड्रीनालिन से आप काम तो कर लोगे, पर एड्रीनालिन एक केमिकल है। अब ये केमिकल अपना रोल प्ले किए बिना नहीं छोड़ता। दोस्तों मल्टीटास्किंग, गोल अचीवमेंट, ये सब करते करते व्यक्ति खत्म हो जाता है कई बार मल्टीपल डिजीज से। वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट सेक्टर, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब स्ट्रेस के इंड्यूस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है। आने वाले एपिसोड में मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं कि ये सब डिजीज होते कैसे हैं, इसका पूरा विज्ञान समझेंगे। लेकिन आज के दिन में ये 3 पॉइंट पकड़ो। डिमांडिंग सिचुएशन, दूसरी डीमोरलाइजिंग सिचुएशन। सब कुछ करने के बाद भी जब प्रशंसा नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, शेयरिंग करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये पूरी सिचुएशन डीमोरलाइजिंग है। दोस्तों 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद बच्चे क्यों लटक जाते हैं? बिकॉज दे फील डीमोरलाइजिंग सिचुएशन इन होम। पापा को मुंह क्या दिखाऊंगा, मम्मी को मुंह क्या दिखाऊंगा। चिट्ठी भी लिखते हैं, सुसाइड नोट,
उसमें यही लिखते हैं। ये डिमोरलाइजिंग है, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस अगेन। तो डिमांडिंग में भी हाईएस्ट लेवल, डिमोरलाइजिंग में भी हाईएस्ट लेवल। और शरीर मर जाए नहीं, वो तो हाईएस्ट लेवल है ही, मैं बता चुका हूं। पर बाकी की दो स्थिति में भी एड्रेनलिन अपना काम करता है। एक ऐसा जोश आ जाता है कि शरीर को समाप्त करने तक की हिम्मत आ जाती है। दोस्तों, मैं एक ऐसे एपिसोड में से गुजरा हूं जहां मैं एक्सीडेंट से मर जाता, तो मुझे एड्रेनलिन किक क्या है वो बिल्कुल मालूम है। अब मैं आपको बताऊं, पूरा एडवेंचर स्पोर्ट्स, आजकल लोग बंजी जंपिंग करते हैं। बंजी जंपिंग या बंगी जंपिंग, जो भी बोलो। परमात्मा, कुदरत, ईश्वर, अल्लाह, जिसने भी हमें बनाया, दिमाग ऊपर रखा, टांग नीचे रखी। केवल कल्पना कीजिए, हार्ट नामक एक पंप लगातार पंपिंग कर रहा है, उसको ब्रेन को पहुंचाने के लिए अपोजिट टू ग्रेविटी काम करना है, और पांव को पहुंचाने के लिए ग्रेविटी सपोर्ट करती है। अभी हार्ट तो पंप कर रहा है एक ही प्रेशर से, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का ऐसा बना है कि आपके मगज की, दिमाग की नसें फट नहीं जाती और पांव की नसें भी फट नहीं जाती। प्रेशर बिल्कुल बरकरार ठीक तरह से पहुंच जाता है। अब आप इसको उल्टा कर दो, क्या होगा? हार्ट का प्रेशर तो जैसा था वैसा ही था, लेकिन अब ग्रेविटी का एडिशनल प्रेशर मिलने लगा ब्रेन को। इसलिए योगासन के अंदर भी शीर्षासन को बहुत सीमित मात्रा के लिए करना बताया गया है। बाकी आसन में लंबे समय रहना है, लेकिन शीर्षासन में नहीं। केवल रिच ऑक्सीजन सप्लाई कुछ एक समय के लिए मिल जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। तो बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसके अंदर एड्रेनालिन की हाईएस्ट लेवल की किक लगती है। अब दोस्तों, वो तो डोरी से बंधा है, पर फिर भी आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, हर साल रस्सी टूटने से, प्लेटफॉर्म टूट जाने से, जहां बांधा है वो कनेक्शन टूट जाने से कितने लोग मर जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्पोर्ट्स है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है, तो ये सभी में एड्रेनालिन का काम है। अब फिर से मूल सूत्र पर आए। आज का होमवर्क क्या था? आपके स्ट्रेसर्स क्या है? उस समय मैंने बीच बीच में बता दिया आपको कि घटना कुछ घटती है, हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, हाँ या ना? मेरा मौन, आपने कुछ इंटरप्रेट किया। शिपाल ने उसके घरेलू मामले को कुछ इंटरप्रेट किया। नितिन ने बहुत खूबसूरती से वो पूरा एपिसोड बता के इंटरप्रिटेशन की, हमें गेम भी पूरी बता दी। तो घटना कुछ घटती है, हम उसका इंटरप्रिटेशन कुछ करते हैं, और यहां से स्ट्रेस की शुरुआत होती है। तो मेरा प्रस्ताव है, बाहर में कोई ताकत नहीं है कि वो हमें स्ट्रेस कर सके। कोई भी घटना में कोई भी ताकत नहीं है, कोई व्यक्ति में ताकत नहीं है, कोई इवेंट में ताकत नहीं है कि हमें स्ट्रेस कर सके। हम ही रिस्पॉन्सिबल है कि हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मजेदार कहानी बताता हूं। व्यक्ति फेमस है इसलिए नाम नहीं लूंगा। मैं रॉक क्लाइंबिंग बेसिक कोर्स कर रहे माउंट आबू गया। अहमदाबाद में एलिस बीच जिमखाना में उस व्यक्ति, उस समय जस्ट कोचिंग उन्होंने शुरू किया था, वो व्यक्ति और मेरे से उम्र में कम, हालांकि मैं तो गुजराती में कहिए ना, ढगो थया પછી હું तो रॉक क्लाइंबिंग करवा गयो था, जबकि मेरे सभी साथी कॉलेज गोइंग थे। मैं तो शादी भी हो चुकी थी और बेटी भी आ गई थी। तो रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में शाम को रिपोर्टिंग होता है। 4 बजे जब मैंने उसका परिचय सुना तो मेरे अंदर से जो अचीवमेंट मोटिवेशन था वो थोड़ा हिल गया। दोस्तों, मैं हमेशा स्कूल कॉलेज में नंबर फर्स्ट आता रहा, तो मेरे अंदर था कि रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में भी A+ लेके निकलना है। अब यहां ये व्यक्ति ने डिक्लेयर किया कि मैं मास्टर अहमदाबाद टाइटल जीत चुका हूं और अभी एलिस बीच जिमखाना का मैं कोच हूं। तो मुझे लगा यार, इतना बॉडी बिल्डर अपना नंबर तो नहीं आने देगा, हम कितनी भी मेहनत कर ले। एक तो उम्र में भी मेरे से छोटा है और ये मैचो मैन है। फिर रात को 8 बजे सब कुछ कंप्लीट हो गया तो हम लोग डॉर्मिटरी में इकट्ठे हुए और एक विद्यार्थी ने कह दिया कि यार तुम बॉडी बिल्डिंग का शो करो, क्योंकि कल से तो कोर्स शुरू हो जाएगा, लेकिन आज समय है।
उसने केवल नीकर के अंदर अपना पूरा बिल्डिंग शो किया, बॉडी बिल्डिंग का, और मेरे अंदर से जो हिला था वो बिल्कुल हिल गया कि अब तो कोई स्कोप नहीं है A+ आने का, क्योंकि ये अभी ऐसा बॉडी दिखा रहा है तो कल तो क्या होगा। दोस्तों दूसरे दिन कोर्स शुरू हुआ। कम से कम यहाँ हीरल है जो कोर्स कर चुका है, वो शायद इसको ज्यादा रिलेट कर पाएगा। 13 नंबर का रॉक है माउंट आबू में। उस रॉक पर आज मैं आंखें बंद करके दौड़ के चढ़ जाता हूं। वहां हमें रस्सी पहनाई और कोच हमें रस्सी सपोर्ट करके खींच के नीचे से एक कोच सपोर्ट करे, ऐसे चढ़ाते थे। बारी बारी सब चढ़ गए, लेकिन ये महाशय कहते नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जबरदस्ती उसको बांधा और 3 कोच ने मिलकर उसको चढ़ा दिया कि डरता क्यों है। अभी वो चढ़ तो गया, लंच ब्रेक हो गया, 4 बजे सूटकेस लेके खड़ा था और बोले मैं जा रहा हूं। और कोच ने बहुत रोका, प्रिंसिपल ने भी समझाया, बोले नहीं मैं जा रहा हूं। वो चला गया और मैं A+ आ गया। मेरा रॉक क्लाइंबिंग बेसिक एडवांस दोनों में A+ आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? 13 नंबर का रोप तो दोनों के लिए सेम, कोच सेम, रोप सेम, सब कुछ सेम। उसके लिए इंटरप्रिटेशन उसका ये था कि मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। प्रिंसिपल इसका कि कितने सालों से ये कोर्सेज चलते हैं, कोई गिर के नहीं मर गया, फिर भी उसने उसी को ऐसे ही इंटरप्रेट किया और वो वापस चला गया। दोस्तों पूरी की पूरी गेम इंटरप्रिटेशन की है। घटनाएं बार घटती है, हम अगर उसको इंटरप्रेट पॉजिटिव फॉर्म में करते हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं। यानी कल जो बताया था, मत रख मन पर भार मुसाफिर पहुंच लेंगे। सामने जो है उसको मैं हैंडल कर लूंगा। अगर ये मेरा इंटरप्रिटेशन है ऐसा, तो कोई डिस्ट्रेस नहीं होगा, यू स्ट्रेस। हालांकि आपको लगेगा ऐसा इंटरप्रिटेशन कैसे करें, सिखाऊंगा। धीरज धीरज धीरज, इंटरप्रिटेशन भी सिखाऊंगा, क्योंकि डेली ये गेम तो चलने वाली है ना, पर होले होले से, नहीं तो एक ही एपिसोड में बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। घटनाएं घटती है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब देखिए इंटरप्रिटेशन की गेम का एक कनेक्शन हमारे खुद के साथ कैसे जुड़ा है। आपने वो आखला वाली गेम देखी होगी, जिसमें लाल कलर का कपड़ा घुमाते हैं, सामने से आखला दौड़ता हुआ आता है, इसको डायरेक्शन चुका देते हैं और ऐसे आखला को बारी बारी दौड़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा इसमें कि कई बार आखला उस व्यक्ति को उठा लेता है 2 सींग के बीच, उसको पछाड़ भी देता है। देखा है आपने? ये बुल फाइट ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। मुझे बताइए फील्ड में उतरने वाले कौन है? एक भी उतरने वाला व्यक्ति उस स्थिति से डरने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो डरने वाला है तब तो वो बुल के सामने टिक ही नहीं पाएगा। हालांकि वो गलती कर देते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो चलता रहता है परंपरा, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है। तो जब आप पहले से प्रिपेयर हो कि घटनाएं कुछ ऐसे घटने वाली है, जब आप पहले से प्रिपेयर हो कि घटना कुछ ऐसे शेप लेगी या शेप लेने की संभावना है, तो आप अपने आप को एक एडिशनली उसके साथ जूझने के लिए प्रिपेयर कर देते हो। पर होता क्या है, यूजुअली हम ऐसा पहले से प्रोएक्टिवली सोचते नहीं है। हम काम करे जाते हैं और एकदम हमारे सामने घटना घट जाती है, तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव इंटरप्रिटेशन में चले जाते हैं और यहां से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो जब से भी स्ट्रेस शुरू हो जाए, उसी जगह से अब आगे सोचना है कि ये तो कुछ नहीं है, इससे भी आगे कुछ होगा। देखो एक इमेजिनरी केस है, अगर मुझे कोरोना लग गया और मुझे कोरोना में अस्पताल में एंट्री कर दिया, तो मैं जाते जाते अपना लैपटॉप और अपनी हार्ड ड्राइव साथ में ले जाऊंगा और चार्ली चैपलिन वगैरह जो भी कॉमेडी है वो सब को मैं देखूंगा, और अगर मरने का मौका आ गया तो हंसते हंसते मर जाऊंगा, क्योंकि हंसने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है।
तो रोग के साथ फाइट करने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यही है। आज दोपहर को मैंने जो वेबिनार लिया था, उस वेबिनार के बाद एक बहन का फोन आया कि उसके पति का टेस्ट करने गया है, कल रिजल्ट निकलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी से फिल्म शुरू करो। मैं आपको सभी को बता देता हूं, आप जितने प्रसन्न होंगे इतना आप अच्छी तरह अपनी स्थिति को मैनेज कर पाओगे। जितने प्रसन्न होंगे, हमारे बीच में अगर आपको यहाँ दिखता हो तो स्वामीनारायण का तिलक करने वाले एक भाई बैठे, उसके बाजू में मोरपिच कलर की एक बहन बैठे, इनका नाम है प्रभा बहन, अभी उठ के चली गई। हाँ, ये इस लेडी को आप देखिए। आज शायद मौका नहीं मिलेगा, पर आगे एपिसोड में मैं इनको इनवाइट करूंगा बोलने के लिए। प्रभा बहन, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। प्रभा बहन के शरीर में इतनी बीमारियां होने के बावजूद भी वो इतनी प्रसन्न वदना है, इतनी प्रसन्न वदना है कि उनकी उपस्थिति में मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो बीमार नहीं है, हम लोग बीमार हैं। उत्साह का खजाना। अब आप केवल इमेजिन कीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर पर से अपने आप को ऊपर फ्लोर में ले जाने के लिए वो 4 स्टेप वाली घोड़ी चाहिए ना। आप इमेजिन कीजिए किसी को ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन हुआ हो तो क्या हो। ऐसी 4 स्टेप वाली घोड़ी से ऊपर चढ़ के हम उनके घर मेहमान थे, तो ये बताने के लिए कि घर में कौन सी व्यवस्था कहाँ कहाँ है। यहां तक कि मेरी पत्नी को कहते हैं कि चल मैं तेरा माथा गूंथ देती हूँ। इतना उत्साह, इतना उत्साह। हम लोग सोए थे, सुबह में उठ के उन्होंने इतने व्यंजन बना लिए थे और परम प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मैंने की। प्रभा बहन, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आपके साथ मुझे जो अनुभव हुआ है मैं साथियों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि मल्टीपल डिजीज होने के बावजूद भी केवल प्रसन्नता की वजह से शी इज फाइटिंग लाइक ए वॉरियर। पर फाइटर जैसी नहीं लगती, डांसर जैसी लगती है, राइट। अभी इन दिनों जो चल पड़ा है ना, कोरोना वॉरियर, दुश्मनावट नहीं है, यहां तो दोस्ती है, राइट। जो भी है सो है, उसके बावजूद जिंदगी को बड़े मजे से जीना है। तो प्रभा बहन, मैं फिर से प्रणाम करता हूं। मैं आपके सानिध्य में से बहुत सीख के आया हूं, बहुत सीख के आया हूं, और ये पूरी जिंदगी मेरे लिए शिक्षा है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप पहले निष्ठा दीदी को मिल चुके हो यहां, दोस्तों मेरी खुशनसीबी है, मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट में जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है उसमें सबसे लास्ट में मिलने वाला मैं प्रभा बहन से हूं। जिंदगी में सबसे पहले पावरफुल लेडी कोई मुझे मिली हो, उनका नाम है निकिता घिया। देखिए, अब मैं जो पूरा केस आपको सुना रहा हूं, इसीलिए सुना रहा हूं कि घटना घटती है, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज के दिन का सेंट्रल मैसेज यही है, बाहर कोई भी स्ट्रेसर नहीं है, बाहर केवल इवेंट्स है, एक्टिविटीज है, कम्युनिकेशन से, पीपल है, काम है, डेडलाइंस है, ये सब बाहर है। हम इसको कैसे इंटरप्रिट करते हैं वो हमारे अंदर है। निकिता घिया, 10 साल की उम्र में पिताजी का मौत हो गया। 14 साल की उम्र में किडनी फेलियर, तब तक आरंगेट्रल कर चुकी थी। मां के दी हुए किडनी पर 16 से 26 साल, तो 14 से 16 के बीच में दवाई पर चल गया। 16 की साल की उम्र में किडनी गिफ्ट करी मां ने, उसके ऊपर 26 साल, 10 साल निकल गए, पर बहुत स्टीरॉयड लेना पड़ा। शरीर फूल गया, मुंह के ऊपर पुरुषों जैसे दाढ़ी मूछ निकल आए। ऐसी स्थिति में निकिता दीदी ने एक बार डॉक्टर को कहा, मुरजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल नडियाद, कि डॉक्टर ये सब ट्यूब्स खींच डालो, मैं मरना चाहती हूं। डॉक्टर ने उनके साथ क्या बढ़िया बात की होगी, मैं आगे इनवाइट करूंगा। आज अभी नाम बता देता हूं, डॉक्टर राजापुरकर, उनके धर्मपत्नी का नाम डॉक्टर सुजाता राजापुरकर। मैं उनको प्रार्थना करूंगा हमारे एपिसोड में एक दिन आए। तो निकिता दीदी को समझाया डॉक्टर ने। देखिए क्या स्थिति थी, किडनी फेलियर के बाद डायलिसिस का जब दुष्चक्र चल रहा था, तो निकिता हर एक दिन छोड़ के एक दिन नडियाद जाती थी डॉक्टर राजापुरकर के पास डायलिसिस के लिए। तो सोम बुध शुक्र ऐसे, जब ऐसा कहा तो एक दिन के बाद आकर के कहती है, डॉक्टर मैं डांस करूंगी। डॉक्टर ने कहा तुम और कुछ करो, तुम डांस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे शरीर में किडनी काम नहीं कर रही है, डांस में पसीना होगा और शरीर में से पानी निकल जाएगा, यू विल बी कोलैप्स।
उन्होंने कहा नहीं मैं तो वही करूंगी। दोस्तों जहां से उसने सीखा था वहां गई, उन्होंने ना बोल दिया। कौन ऐसी पेशेंट को लेगा जो कभी भी कोलैप्स कर जाए। अल्टीमेटली जेजी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्रोफेसर बिजोय शिवराम, मैं नाम के साथ इसीलिए बोल रहा हूं कहीं कोई कनेक्शन निकल आए। मैं बिजोय जी को भी इनवाइट करूंगा अपने एपिसोड में शेयरिंग के लिए। बिजोय भाई ने बीड़ा उठाया कि चलो बहन मैं सिखाता हूं। 1 साल की शिक्षा के बाद पहला शो हुआ नडियाद मुरजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स तैयार थे मोबाइल डायलिसिस यूनिट के साथ। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की 20 मिनट डांस कर पाएगी, लेकिन निकिता दीदी ने डांस किया, कोलैप्स नहीं हुई। दोस्तों निकिता ने डांस करना शुरू किया। और क्यों? उनके तो पिताजी नहीं थे, मामा उनकी जिम्मेदारी उठाई थी, दत्तक ले ली थी, बेटी बना दी थी। पर निकिता के साथ डायलिसिस में कोई आता व्यक्ति जब आने का बंद कर देता तो निकिता पूछती कि आज हंसाबेन क्यों नहीं आए। बोले अब उसके पास पैसे नहीं है डायलिसिस के, तो अब क्या होगा? अब बोले 2 सप्ताह में उसका शरीर शांत हो जाएगा, यानी मर जाएगी। तो निकिता ने ये बीड़ा उठाया था, मैं डांस करूंगी ऐसी हंसा बहनों के लिए जो डायलिसिस का पैसा नहीं है, तो मैं डांस करूंगी, फंड मांगूंगी और इनकी जान बचाऊंगी। देखिए खुद की जान खतरे में और इतना गजबनाक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। दोस्तों मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में डांसिंग फिनिक्स आर्टिकल पढ़ा, उसमें निकिता का चित्र था। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का कांटेक्ट किया और अल्टीमेटली निकिता दीदी के घर पहुंच गया। देखिए दोस्तों पूरी मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूं, ये पूरी स्टोरी इंटरप्रिटेशन की है। मैं उस घटना को याद करता हूं। मैं जब घर पे पहुंचा, निकिता दीदी सोफा में बैठी थी। मैं जैसे दरवाजा खोल के अंदर जा रहा था, निकिता दीदी खड़ी हुई। मैंने सीधा उनके चरणों में चरण स्पर्श करना चाहा। मैं पूरा भावुक तत्व से भर चुका था। निकिता पीछे हट गई और मेरे मुंह से ये वाक्य निकल गया, क्योंकि तब तक मुझे ईश्वर के बारे में स्पष्टता नहीं थी। मैंने कहा मां मैंने तुझे पाने के लिए अपने पूर्व जन्मों में बहुत कोशिश की, तू कभी मुझे नहीं मिली, आज पांव वापस मत लेना। ऐसा मेरे मुंह से सहसा निकल गया और निकिता मुझे गले लग गई और ये हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्तों मैंने निकिता दीदी के साथ 10 साल फंड रेजिंग का काम किया, 85 lakhs of rupees कलेक्टेड। और आज भी मुरजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में निकिता घिया पुअर पेशेंट डायलिसिस फंड चल रहा है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको मेरे कुछ फंड रेजिंग के दौरान मैं कुछ निकिता दीदी के लिए बोला हूं, उसके स्पीच के टुकड़े दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोगों ने विसनगर में प्रोग्राम रखा निकिता दीदी का सम्मान करने का। 2 महीने पहले प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो चुका, डेट तय हो गई और 1 आध महीने पहले निकिता दीदी की तबीयत बिगड़ी। 10 दिन पहले इनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन उनके भाई ने कहा कि डॉक्टर कह रहे कि कभी भी शरीर छोड़ सकती थी, लेकिन कुछ तो है। और मुझे सुरेश भाई लगता है कि तुम्हारा प्रोग्राम जो तुमने ऑर्गेनाइज किया है, निकिता दी तुम्हारे लिए बहुत भाव तत्व महसूस करती है और डॉक्टर कह रहे कि कोई वजह है, नहीं तो ये शरीर टिकता नहीं। दोस्तों हमने जिस दिन इनका कार्यक्रम रखा था उसके प्रीवियस डे मैं उनको मिलने अस्पताल गया। वो वेंटिलेटर पर थी। मैंने निकिता दीदी के साथ 10 साल में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा दीदी तबीयत कैसी है। ऐसी व्यक्ति को तबीयत पर समाचार पूछना इंसल्ट है, राइट? क्योंकि ये कोई शरीर नहीं है। निकिता ऐसी चेतना का नाम है जो हजारों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लग रहा है, उसको ये पूछना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो तो इंसल्ट है। तो मैंने वो कभी नहीं पूछा था। मैं आखिरी मोमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं जब इनके सामने पहुंचा आईसीयू में, उन्होंने अपना मास्क हटा दिया और मुझे सैल्यूट करके कहा जय हिंद सुरेश भाई। ऐसा बोल के फिर से उन्होंने मास्क लगा लिया। दोस्तों वो हंस रही थी, मैं रो रहा था। आई केम आउट क्योंकि मुझे मालूम था, डॉक्टर के सभी रिपोर्ट भाई के द्वारा मुझे सब मालूम पड़ गया था। दोस्तों शाम को हमारा प्रोग्राम हुआ और दूसरे दिन निकिता दीदी ने शरीर छोड़ दिया। पर छोड़ने से पहले सवाल पूछा, विसनगर में प्रोग्राम कैसा रहा? सभी ने समाचार दिया कि विसनगर में प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। डॉक्टर सुजाता पुरकर स्वयं आई। आज नेहा यहाँ रो रही है। नेहा और हिरल ने भी ऑर्गेनाइज किया था इनका प्रोग्राम डीसा में। बहुत सारी जगह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं ना, मेरे अंदर से निकिता बोल रही है।
क्योंकि निकिता मर नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति जब हमारी जिंदगी के अंग बनते हैं तो इनके सामने तो हमारी समस्या कुछ नहीं है। किसको लगता है हमारी समस्या कुछ नहीं है? हाथ ऊपर करो। खुद के शरीर को संभालना, बेवा मां को संभालना, इतने शोज ऑर्गेनाइज करना, लोगों का हौसला बढ़ाना, यहां तक कि पुअर पेशेंट डायलिसिस फंड में आए हुए पेशेंट के साथ मिलना। इतना ही नहीं, वो इतना काम करती थी, प्रेरणा फाउंडेशन में भी मेंबर थी, इंडिया रीनल फाउंडेशन में उसके चलते मैं लाइफ मेंबर बना, और लोगों को प्रेरित करने का काम करती रही, हमेशा मुस्कुराती रही। मेरा केवल एक अफसोस रह गया, मैं कभी कभी फोन में इनको कविताएं सुनाता था, लेकिन जितनी कविताएं मैं आपको सुनाता हूं, मेरा मन था कि उनके साथ बैठ के एक दिन पूरा कविता का ही दिन हो, लेकिन जब मुझे अनुकूल हो तो कभी उनका सेटिंग ना हो, ऐसे सेट नहीं हो पाया। हालांकि मैंने काफी इनके साथ अच्छी चीजें शेयर की। दोस्तों, मेरी बेटी का जब आरंगेत्र हुआ, मेरी बेटी ने भी भरतनाट्यम डांसिंग किया है, तो मेरी पब्लिक लाइफ होने से, पॉलिटिकल क्षेत्र से बहुत सारे लोगों का कहना आया कि हम यहाँ को सर्टिफिकेट देने के लिए आएंगे। मैंने कहा नमस्कार, मेरी बेटी को केवल निकिता दीदी के सिवा और कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो दीक्षांत समारोह में निकिता दीदी के हाथों मेरी बेटी को प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये मैंने आपके साथ स्टोरी नंबर 1 शेयर की। दूसरी स्टोरी, जो लोग पहले बॉल्स में बेसिक ऑफ लाइफ स्किल में आए थे वो सभी निष्ठा दीदी को रूबरू मिल चुके हैं। जो इंटरनेशनल रायला प्रोग्राम में थे वो भी मिल चुके हैं। कुछ एक सर्वनेतृत्व वाले विद्यार्थी भी निष्ठा ठाकर को मिल चुके हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पर हमने निष्ठा दीदी को बुलाया था वेबिनार में, तो आपने इन्हें सुना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने के बावजूद भी उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में, यहां तक कि लेह तक, जहां सांस भी फूल जाती है, वैसी स्थिति में भी कई दिव्यांग लोगों के लिए वो काम कर रही है। बड़ी प्रसन्न चित्त व्यक्ति है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। तो इसी सिलसिले में आगे हम फ्यूचर एपिसोड में प्रभा दीदी को सुनने वाले हैं। तो प्रभा दीदी, मैं आपको अभी बता दूं, आपको ये शेयर करना है पहले आप कैसी थी, फिर शरीर में क्या क्या घटनाएं घटी, कितने कितने ट्रीटमेंट में से आप गुजरे, और अब आप जिंदगी को कैसे एंजॉय कर रहे हो, और आपके घर पे आने वाले को भी कैसे सेलिब्रेशन के माहौल में ले चलते हो। उनके बाजू में बैठे मनु भाई, उनके पतिदेव की अपनी तो प्रसन्नता होगी ही, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रभा बहन की वजह से उनकी प्रसन्नता डबल है, क्योंकि दंपति में ऐसा पार्टनर हो, आप समझ सकते हैं घर में ऊर्जा का क्या लेवल होता होगा, राइट। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, हमारे बीच में कपल उपस्थित है। तो दोस्तों, अब सवाल का समय आ गया। आज के दिन का आपको क्लैरिटी हो गया होगा। द होल स्ट्रेस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हो। तो आज का होमवर्क, अभी जिससे आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, उस घटना को लिख डालो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की गेम तो कर चुके हो इसलिए स्ट्रेस है, लेकिन एग्जैक्टली घटना घटी कैसी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक लिख डालो। वो 5 पॉइंट भी हो सकते हैं और 5 पन्ने भी हो सकते हैं। कैसे लिखना है, मैं एक एपिसोड बताता हूं। मैं जा रहा था बाइक पे, रात के 2 बजे का समय था और कोई ट्रैफिक नहीं था, तो मैंने दोनों अपने पांव को पूरे खुले छोड़े, जैसे सर्कस करते हैं ना, बटरफ्लाई की तरह मैंने पांव खुले छोड़े और बाइक आराम से चला रहा हूं। मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं गाना गुनगुनाता हुआ, हेलमेट पहना हुआ जा रहा था। पीछे से ट्रक आया। ये मेरी कहानी नहीं है, स्ट्रेस में मत आना। पीछे से ट्रक आया, ट्रक में पतरे बाहर थे और मेरा पांव राइट साइड का खच्चा काट के ट्रक चला गया। इमीडिएटली तो मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा, लेकिन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, मेरे बॉडी पर थोड़ा इम्पैक्ट लगा, तो बाइक थोड़ी बैलेंस से बाहर गई, तो मैं गिर गया। बाइक के पास गिरा और मैंने देखा कि अरे मेरा राइट पांव ही नहीं है, क्योंकि मैं उठने की कोशिश किया पर मैं उठ नहीं पाया। तब मालूम पड़ा कि मेरा राइट पांव नहीं है। अंधेरा था, लेकिन आते जाते व्हीकल को देखते हुए मैं रेंगता हुआ वो टांग के पास पहुंचा।
और मैंने उस टांग को उठाया और फिर हाथ वेव करने लगा। कुछ एक व्हीकल धीरे होते, लेकिन मुझे भूत की तरह, क्योंकि गिरते गिरते मैं काफी जगह इंजर्ड हो चुका था और मेरा पूरा शर्ट भी खून से भर चुका था। ये बाद में पता पड़ा। अल्टीमेटली एक ऑटो वाला रुका, उसने मुझे बिठाया और मैं वीएस हॉस्पिटल गया। डॉक्टर को मैंने पांव को थमा के कहा, डॉक्टर किसी भी तरह मुझे इसको जोड़ देना है। ऐसा कह के बाद में मुझे होश नहीं है। मैं जब होश में आया तब मेरा पांव वहां नहीं था, वहां पट्टी लगी थी। और डॉक्टर को मिला तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा हम उसको नहीं जोड़ पाए, क्योंकि तुम जिस पांव को लेके आए थे उसके ऊपर बाकी व्हीकल भी गुजर चुके थे, तो काफी पांव टूट फूट चुका था। दोस्तों, ये कोई कोरी कहानी नहीं है। मैंने जिनके पास से आशीर्वाद लेकर के रॉक में पहला पांव रखा था, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के इंस्ट्रक्टर नंदलाल पुरोहित का बेटा। नंदलाल जी बहुत अच्छे माउंटेनियर रहे। उसका बेटा शायद आज भी अहमदाबाद में कर्णावती अस्पताल में काम कर रहा है। अनुकूल होगा तो कभी उसको भी बुलाएंगे वेबिनार में। मैं जब उनको अस्पताल में मिलने गया, ये स्टोरी इसके मुंह सुनी जो मैंने अभी आपको सुनाई। वो ऐसे शेयर कर रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी की बात कर रहा है। कोई पेन नहीं, उसके हाथों की उंगली पे फ्रैक्चर था, यहाँ कुछ फ्रेम लगे थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई इसको क्या करते? बोले डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने को कहा है कि ये धीरे धीरे उंगलियों को मोड़ो। कि डॉक्टर समझते ही नहीं, ऐसे करके खटाक सब खोल दिया। वो देखो मैं ऐसे ही करता हूं। तो फिर मैंने कहा कि तो फिर डॉक्टर मानते नहीं। अरे डॉक्टर बहुत चिल्लाते, लाओ मैं पहन लूं नहीं तो अब से फिर से चिल्लाएंगे। इंटरप्रिटेशन, लॉकडाउन मेरे लिए तो ओपन अप। मैंने तो अभी प्रोग्राम एक किया, उसका नाम ही ऐसा रखा, लॉकडाउन में से ओपन अप। क्वेश्चन कोई हाथ ऊपर करेंगे नहीं तब तक मैं बात करता रहूंगा। तो चलो एक अपने मन में कल्पना ले आओ। विंटर का दिन है और आपने आग लगाई है छोटी सी सिगड़ी के अंदर अथवा तगारानी अंदर। हम जो करते हैं बताऊं, हम लोग शेरड़ी खा खा के उसके जो बाकी के रेसिड्यू होते हैं ना, हम सौराष्ट्र वाले लोग ऐसे शेरड़ी को खाते हैं, राइट। दांतों से फोलते हैं और सूड़ी का प्रयोग करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चबाते हैं। अहमदाबाद के आसपास वाले लोग हमें देख के बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ऐसे खाते हैं शेरड़ी। तो हम तो ऐसे ही खाते हैं। और जो बचता है उसको रखते हैं, सुखा देते हैं इसको। फिर बहुत अच्छी ठंड हो तो तगारे के अंदर डाल के उसको आग लगाते। तो ये हो गई आपकी सिगड़ी। दोस्तों, सिगड़ी के पास विंटर में बैठ के इस फायर में से हम वार्म अप होते हैं, हाँ या ना? कैंप फायर में भी हम फायर के पास बैठते हैं तो वार्म अप होते हैं। और ज्यादा बैठ गए ना तो बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं। बस ऐसा ही है। बाहर की घटनाएं हमें वार्म अप करने के लिए है, यूस्ट्रेस परफॉर्मेंस करने के लिए ट्रिगर है, इनविटेशन है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है, इंस्ट्रक्शंस है, पॉसिबिलिटीज है, चैलेंज है। ये घटनाएं हमें जलाने के लिए नहीं है, बर्नआउट करने के लिए नहीं है। तो फायर है भाई। तो फायर को हैंडल करना सीख जाए तो वार्म अप करता है, हैंडल करना नहीं आता तो जला देता है। ऐसा ही स्ट्रेस के बारे में है जिंदगी की। हाय हाय, क्या पिंटू अवनी के सामने बड़ी प्यार भरी दृष्टि डालता है, मैं देख गया। एक दूसरे का आंखों में आंख डाल के गुटरगु कर देते हैं। वो पिंटू कहता है, अवनी देख, तेरी वजह से मुझे बिल्कुल अब स्ट्रेस नहीं है। तू तो मेरी जिंदगी है। अभी कल तो बोल रहा था कि एक तू सुधरी जाए तो बधो स्ट्रेस हरको थी जाए। अब बदल गया। तो अग्नि जो है वो वार्म अप करने के लिए है। अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। इंसान ने जिस दिन से अग्नि ढूंढी, आज तक उस अग्नि की वजह से कितना कर पाया?
जबकि आज भी सभी प्राणी अग्नि से डर के भाग जाते हैं। ध्यान रहा है आपको? ये इंसानियत फ्रीडम है। हमारी जिंदगी में कोई भी घटना घटे, हम ही उसको क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर हम उसको हैंडल भी कर ले। हम कर लेंगे, अभी नहीं कर सकते तो बाद में कर लेंगे, लेकिन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हो जाएगा अब चैलेंज। अब चलते हैं भगवत गीता में, और साथ साथ में पतंजल भगवान को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि आज किसी का कोई सवाल नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। तो अविद्या, हमें जब जानकारी नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तभी हम क्लेश में जाते हैं। तो जब चीजों का ज्ञान आ जाता है तो हमारा स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। तो फायर का हमें ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान आ गया? कि लकड़ी को जलाता है, चीजों को गर्म करता है, पानी को उबालता है, पोटैटो को सेकता है, और बहुत अगर ठंड लग जाए तो शरीर को भी सेकता है। सो थैंक यू एंड गुड बाय, जय हिंद। आओ जो होमवर्क मैंने कहा है, स्टोरी लिखना है। जो अभी मैक्सिमम आपको स्ट्रेस लगा है वो कहां से शुरू हुआ था, कहां तक अब पहुंचे हो, आगे क्या देखते हो, पूरी स्टोरी कैसे लिखनी है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आपके मन में क्या हुआ, उसको लिखना चाहो तो राइट कॉलम करके लिखो, नहीं तो केवल घटना लिखो। जैसे मैं बता रहा था अभी, बाइक पे मैं जा रहा था, खटारा आया, टांग काट दिया, डॉक्टर ने टांग नहीं जोड़ा, ऐसे ऑब्जेक्टिव वे में लिखो। बाकी आओ जो